हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम इतिहास के साधन इस प्रकरण को आगे कंटिन्यूटी में देखेंगे। जैसे कि इसके पहले हम सभी ने लिखित साधन के बारे में अध्ययन शुरू किया था और लिखित साधन के अंतर्गत हमने देखा था कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं किस तरह से एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें हमने समाचार पत्र जनजागरण के महत्वपूर्ण साधन के बारे में अध्ययन किया था। समाचार पत्रों के महत्व के बारे में अध्ययन किया था। हमने यह देखा था कि किस तरह से समाचार पत्र यह एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी हमें देते हैं। आज हम लिखित साधन में दूसरा एक महत्वपूर्ण देखेंगे, जिसमें आता है, जिसके अंतर्गत समावेश है मानचित्र और प्रारूप। मानचित्र और प्रारूप। मानचित्र को भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मानचित्र जो है यह भी लिखित साधन के अंतर्गत आता है और यह भी एक महत्वपूर्ण साधन है। मानचित्र के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। तो उत्तर के स्वरूप में मिलता है हमें मानचित्र। या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानचित्र के आधार पर हम किन विषयों पर अध्ययन कर सकते हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि मानचित्र के आधार पर हम शहरों तथा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। रिक्त स्थान के लिए भी प्रश्न बन सकता है। खाली स्थान के आधार पर हम शहरों अथवा किसी स्थान के बदलते स्वरूप का अध्ययन कर सकते हैं। उत्तर स्वरूप हमें मिलता है मानचित्र। अंग्रेजों के शासन काल में सर्वे ऑफ इंडिया का इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना हुई। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है खाली स्थान के लिए कि अंग्रेजों के शासनकाल में खाली स्थान स्वतंत्र विभाग की स्थापना हुई। तो उत्तर के स्वरूप हमें मिलता है सर्वे ऑफ इंडिया। या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, किस काल में हुई। तो हमें उत्तर स्वरूप मिलता है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में हुई और इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्धति में सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाए। अभी यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य क्या था। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के विभिन्न प्रांत, जो अलग अलग प्रांत थे और शहर थे, उन सभी के वैज्ञानिक पद्धति से उनका सर्वेक्षण किया, अर्थात उनका निरीक्षण किया और निरीक्षण करके मानचित्र का निर्माण किया। मानचित्रों की भांति वास्तु विशारदों द्वारा बनाए गए प्रारूप भी भवन स्थापत्य शास्त्र के तथा किसी क्षेत्र के विकास के चरणों का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। यहाँ पे जैसे मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो उसी की तरह से वास्तु विशारद, मतलब जो भी किला, गुफा ये सब बनाई गई है तो उसे कहा जाता है वास्तु। तो वास्तु विशारदों द्वारा, उनके द्वारा जिन्होंने उसे बनाया है, जैसे किला का निर्माण या गुफाओं का निर्माण या बड़े बड़े जो भी इस तरह की प्रारूप है उनका निर्माण, तो उसे कहा जाता है वास्तु विशारद। या बड़े बड़े भवनों का निर्माण, तो ये सब भवन स्थापत्य है। इन सभी के विकास चरणों का अध्ययन करने की दृष्टि से मानचित्र जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब मानचित्र होता है तो हमें पता होता है कि ये बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े जो गुफाएं बनाई गई हैं, किले बनाए गए हैं, इनका निर्माण कहाँ किया गया है, तो हम आसानी से मानचित्र की सहायता से उन किलों तक, उन भवनों तक, उन स्थानों तक हम पहुंच सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई बंदरगाह के मौलिक प्रारूप हैं। प्रारूप मतलब उसका स्वरूप। तो यहाँ पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग है, उसके पास मुंबई बंदरगाह, जितने भी मुंबई के बंदरगाह है, तो मुंबई के बंदरगाह के मौलिक प्रारूप है। और इस बंदरगाह को विकसित करते समय वास्तु विशारद और अभियंताओं द्वारा बनाए गए ढांचे प्रारूप भी हैं। जिन्होंने इसका निर्माण किया है, जिन्होंने इसके बारे में सोचा है, उन सभी ने जो ढांचा बनाया है, प्रारूप बनाया है, वो सब भी उनके पास रखे गए हैं। इन ढांचों अर्थात आकार, प्रारूप, स्वरूप के आधार पर हमें मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिल सकती है। तो इस तरह से, क्योंकि उसका मानचित्र बनाकर रखा गया है, जब मानचित्र बनाकर रखा जाता है तो ये सहायक होता है कि हमें आसानी से उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी भवन के बारे में, किसी भी किले के बारे में, किसी भी जो भी बनाए गए हैं, वास्तु जो भी बनाई गई हैं, उन सभी के विषय में हमें आसानी से जानकारी प्राप्त होती है। अब ये तो रहे लिखित साधन। अब हम आगे देखेंगे मौखिक साधन, कि यहाँ पर इतिहास के साधनों में मौखिक साधन की क्या भूमिका है, किस तरह से मौखिक साधन जो है वह इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के मौखिक साधनों में निम्न साधनों का समावेश होता है। अब मौखिक साधन के अंतर्गत इन सभी साधनों का समावेश होता है, जैसे लोकगीत, पोवाड़े, जैसे कड़खा, शौर्यगान, या जैसे मराठी काव्य हो गए, लोक कथाएं, प्रसंग वर्णन, साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसे आप कहते हो, नाटक, जलसे, कला समूह या ओविया, चक्की के गीत। पहले के लोग जब ऐसे चक्की वगैरह कुछ पीसते थे तो वो गीत गाते थे, या स्फूर्ति गान। तो इन सभी का समावेश इतिहास के मौखिक साधनों के स्वरूप में होता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्फूर्ति गान। अब जैसे यहाँ पे एक वाक्य के लिए प्रश्न बनता है कि मौखिक, इतिहास के मौखिक साधन कौन कौन से हैं, तो इस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं कि इतिहास के मौखिक साधन स्फूर्ति गान, लोकगीत, पोवाड़े, लोक कथाएं, प्रसंग वर्णन, साक्षात्कार, नाटक, जलसे, कला समूह तथा ओविया, ये सब है। अब इसमें हम सबसे पहला देखते हैं स्फूर्ति गान। अब स्फूर्ति गान क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्ति गान रचे गए। स्फूर्ति जो हमारे अंदर एक जोश का निर्माण करे, एक स्फूर्ति का निर्माण करे, ऐसे गीत उसे कहा जाता है स्फूर्ति गीत। तो जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो रहा था, उस समय लोगों को प्रेरणा स्वरूप, लोगों को प्रेरणा देने के लिए अनगिनत स्फूर्ति गीत की संरचना की गई, और उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित स्वरूप में उपलब्ध हैं, कई सारे अभी भी लिखित स्वरूप में हैं, कई सारे जो हैं उसी समय मौखिक स्वरूप में गाए गए। परंतु अनगिनत अप्रकाशित स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ है। कंठस्थ होना अर्थात याद होना, बिना देखे बोलना, मौखिक स्वरूप में बोलना, उसे कहते हैं कंठस्थ होना, अच्छे से याद होना। जैसे आप प्रश्न उत्तरों को कंठस्थ कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो उसी तरह से अनेक स्फूर्ति गीत ऐसे थे जो स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ थे। और इन स्फूर्ति गीतों
द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व समय की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है। जब हम इन गीतों को सुनते हैं या इन गीतों के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से उन्होंने जो है अपना योगदान दिया, भारत को किस तरह से स्वतंत्र कराया और किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि स्फूर्ति गीत द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्ण समय की स्थिति और स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी प्राप्त होती है, कारण लिखो। तो कारण में पहला हो जाएगा पॉइंट, स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्ति गीत रचे गए। दूसरा पॉइंट, उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित स्वरूप के उपलब्ध हैं। तीसरा पॉइंट, अनगिनत प्रकाशित स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ है और इन स्फूर्ति गीतों द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व समय की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है। इसके बाद दूसरा है पोवाड़े या जिसे कहा जाता है कड़खा अथवा शौर्यगान। शौर्यगान अर्थात बहादुरी के बारे में, वीरता के बारे में व्याख्यान करना। तो ऐसे पोवाड़ों के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पोवाड़े के माध्यम से किस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि पोवाड़े के माध्यम से हमें किसी घटना अथवा व्यक्ति के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। खाली स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है कि खाली स्थान के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है पोवाड़ों। अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 में स्वतंत्रता युद्ध विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य का प्रदर्शन पर आधारित पोवाड़े रचे गए। अब इसके आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि 1857 का युद्ध क्या था। इसके पहले भी आप पढ़े होंगे 1857 के युद्ध के बारे में, जिसमें मंगल देशपांडे जैसे वीरों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें भी कई सारे ऐसे पोवाड़े रचे गए और इन पोवाड़ों का उपयोग, इसका उपयोग जो है, ये पोवाड़े क्यों लिखे जाते थे, तो इन पोवाड़ों की रचना के पीछे उद्देश्य था कि इन पोवाड़ों का उपयोग लोगों में एक नई चेतना का निर्माण करता था, उन्हें प्रेरणा देने का कार्य करता था। और स्वतंत्रता युद्ध के समान ही सत्यशोधक समाज द्वारा किया गया शोषित वर्ग का जागरण, संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित पोवाड़े रचे गए। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि किन किन आधारों पर पोवाड़ों की रचना की गई। तो पोवाड़ों की रचना स्वतंत्रता युद्ध के समान ही स्वतंत्रता युद्ध तथा सत्यशोधक समाज द्वारा किया गया शोषित वर्ग का जागरण, संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर पोवाड़ों की रचना की गई। अगला एक प्रश्न बनता है कि पोवाड़ों की रचना क्यों की गई। तो पोवाड़ों की रचना का उपयोग लोगों में चेतना और नई प्रेरणा का निर्माण करने के लिए किया गया। अब ये तो मौखिक साधन में हमने देखा स्फूर्ति गीत और पोवाड़े के बारे में। अगला हम तीसरा देखते हैं, दृश्य श्रव्य। दृश्य मतलब दिखाई देने वाला, श्रव्य मतलब सुनाई देने वाला, और दृश्य श्रव्य साधन मतलब विजुअल ऑडियो और ऑडियो विजुअल। तो इस तरह से दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन। अब ये क्या थे और इन्होंने किस तरह से मौखिक में भूमिका निभाई।
तो वर्तमान समय में, आज के समय में, वर्तमान समय अर्थात आज के समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप कई सारी फोटोग्राफी हो गई, ध्वनि मुद्रण हो गया, अलग अलग धुन निकालना, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ है। और इनके द्वारा निर्मित छायाचित्रों मतलब फोटो और ध्वनि मुद्रित मतलब रिकॉर्ड फिल्मों का उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जाता है। अगला आता है छायाचित्र। छायाचित्र अर्थात फोटो। अभी फोटो तो जैसे अभी आप सभी को भी बहुत ही शौक है फोटो के, जैसे सेल्फीज निकालते रहते हैं, तो इसी तरह से छायाचित्र फोटो जो है वो भी इतिहास के साधन के एक महत्वपूर्ण घटक है। हम भी कहीं जाते हैं, कहीं पर भी आप घूमने फिरने जाते हो तो भी वहाँ पे फोटोग्राफी ज़रूर करते हो, क्योंकि वह आपके एक यादगार का पल होता है और वही आप जो है इतिहास के साधन के स्वरूप में उपयोग कर सकते हो। तो छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन हैं। दृश्य अर्थात जैसे मैंने कहा कि दृश्य मतलब होता है दिखाई देने वाला, तो यह जो है एक दृश्य साधन के स्वरूप में इसका उल्लेख किया गया है। छायाचित्र जो है यह आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य साधन के स्वरूप है। अब खाली स्थान के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि खाली स्थान आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन है, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है छायाचित्र। छायाचित्रण कला फोटोग्राफी का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वस्तुओं, वस्तु अर्थात कोई भी सामान और वास्तु अर्थात जैसे किला, गुफा, भवन, इन सभी को वास्तु कहते हैं। तो वास्तु के छायाचित्र खींचे जाने लगे। जैसे कि मैंने कहा आप कहीं जाते हो तो फोटोग्राफी करते हो, तो उसी तरह से इन सभी की फोटो जो है, जब छायाचित्र आ गया तो इन सभी की फोटो खींची जाने लगी, चाहे कोई भी वस्तु हो या कोई भी वास्तु हो। इन छायाचित्रों द्वारा हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों की दृश्य स्वरूप में हूबहू जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके द्वारा ही जैसे है फोटो में क्या होता है, जैसे कोई चीज है उसी स्वरूप की हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से ये जो है कोई भी घटित प्रसंग जो भी था सभी दृश्य स्वरूप में हमें जैसी की तैसी दिखाई देने लगी। तो इस तरह से छायाचित्र को बढ़ावा मिला। मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएं किस किस प्रकार घटित होती थी, इनके चित्र उपलब्ध हैं, परंतु वे चित्र कितने विश्वसनीय हैं इसके बारे में शंकाएं उपस्थित की जाती हैं। अतः इन चित्रों की तुलना में छायाचित्रों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अभी चित्र जो हम हाथ से बनाते हैं, अभी हाथ से बनाई गई चित्र कितनी विश्वसनीय है वो हमें पता नहीं है, उस पर हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते, किंतु जो छायाचित्र है उस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। व्यक्तियों के छायाचित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान क्या थे, परिधान मतलब पहनावा, जो वो वस्त्र पहनते थे वह किस प्रकार के थे, इन सभी विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि छायाचित्रों द्वारा किन विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। तो छायाचित्रों द्वारा व्यक्ति के छायाचित्र वे कैसे दिखाई देते थे, उनके परिधान किस प्रकार के थे, इन सभी विषयों पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
प्रसंगों अथवा घटनाओं के छायाचित्रों द्वारा वह प्रसंग अथवा घटना आंखों के सामने मूर्तिमान हो जाती है। जब हम कोई पिक्चर देखते हैं, छायाचित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो हमारे मन में तुरंत उसकी एक कल्पना तैयार हो जाती है कि वह किस प्रकार से घटना घटित हुई होगी। वास्तु अथवा वस्तु के छायाचित्रों द्वारा उनका स्वरूप ध्यान में आता है। जब हम किसी भी वस्तु का छायाचित्र देखते हैं या किसी भी वास्तु का छायाचित्र देखते हैं तो हमारे मन में एक सही संकल्पना तैयार होती है कि कोई भी वस्तु या वास्तु किस प्रकार की दिखाई देती होगी। अब मौखिक में अगला है ध्वनि मुद्रित। ध्वनि मुद्रित मतलब रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहा जाता है ध्वनि मुद्रित। तो छायाचित्रण, फोटोग्राफी कला की भांति ध्वनि मुद्रण, रिकॉर्डिंग तकनीकी का भी आविष्कार हुआ। ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य साधन के स्वरूप हैं। तो अभी आप पर पूछा जा सकता है कि इतिहास के श्रव्य साधन, तो श्रव्य साधन के अंतर्गत रिकॉर्डिंग या ध्वनि मुद्रित का समावेश होता है। वर्तमान समय के नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, गीत, ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध हैं। आज सभी चीज़ें रिकॉर्डिंग की जाती है। जैसे अभी ये जो है आपका, जो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, यह आपका क्या है, ऑडियो वीडियो है, दृश्य और श्रव्य है, जहाँ पर आप चैप्टर्स को देख भी रहे हो और टीचर्स को सुन भी रहे हो। तो यह जो है दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आता है। किंतु कुछ चीज़ें जैसे रिकॉर्डिंग करके आपको भेजा जाता है तो वह आपको श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है और इस तरह से इनका उपयोग इतिहास के साधन के स्वरूप में किया जाता है। जैसे स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया हुआ राष्ट्रगान जन गण मन, जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, अथवा सुभाष चंद्र बोस ने दिए वक्तव्य मतलब भाषण का उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आधुनिक भारत के इतिहास के श्रव्य साधन के स्वरूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाए हुए जनगण मन राष्ट्रगीत अथवा सुभाष चंद्र बोस के दिए गए वक्तव्य का उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जाता है। अब अगला अंतिम यहाँ पर साधन है फिल्में, जो कि आप सभी को बहुत ही पसंद है। तो फिल्में जो हैं, जो कि ऑडियो विजुअल है, तो फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का एक अनूठा, एक अनोखा आविष्कार माना जाता है। अब यहाँ पे खालिस्तान के लिए पूछा जा सकता है कि खालिस्तान आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है फिल्म। 20वीं शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में उन्नति हुई। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किस शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में उन्नति हुई। तो 20वीं शताब्दी में 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के ने भारतीय इंडस्ट्री की नींव रखी। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव किसने रखी और कब रखी। तो सन 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के ने भारतीय इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी
और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ऐतिहासिक घटनाओं के ध्वनि चित्र फीते अर्थात फिल्में उपलब्ध हैं। और इन फिल्मों के कारण ही फिल्मों के कारण ही घटित घटनाएं हमें ज्यों की त्यों जैसा है, ज्यों की त्यों मतलब जैसा है वैसा हम देख सकते हैं। प्राचीन और मध्य युग की तुलना में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए विपुल मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में, विपुल मतलब होता है अधिक, तो अधिक मात्रा में और विविध प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। वर्तमान समय के भौतिक साधन पर्याप्त मात्रा में और अच्छी स्थिति में हैं, अभिलेखागार में संचित कर रखे गए हैं। अभिलेखागार जहाँ पर सारी ऐतिहासिक चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। अनगिनत यहाँ पर लिखित साधन भी उपलब्ध हैं और लिखित साधनों का उपयोग करते वे किन विचारों से प्रेरित हैं, किसी घटना की ओर देखने का साधनकर्ता का क्या दृष्टिकोण रहा होगा, इसकी जांच कर लेनी चाहिए और इन साधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर ही इतिहास की यह समृद्ध परंपरा हम भावी पीढ़ियों को अर्थात आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकते हैं। इसीलिए ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना यह अति आवश्यक है और उसे सुरक्षित रखना चाहिए।